अल-बरूनी का विवरण। अल-बरूनी हिंदुओं के राष्ट्रीय चरित्र पर प्रकाश डालता है। हिंदुओं को छुआछूत की भावना थी तथा वे मुसलमानों के साथ संपर्क से परहेज करते थे। चतुर्वर्ण व्यवस्था तथा चारों वर्णों की उत्पत्ति व वैश्यों तथा शूद्रों की समान स्थिति का विवरण देता है। अल-बरूनी चार वर्णों के अतिरिक्त 8 अंत्य जातियों का भी उल्लेख करता है। वह आश्रम व्यवस्था का जिक्र करता है तथा द्विजों को 4 आश्रमों में विभाजित करता है। वह महिलाओं की दशा का विवरण देता है। वह दहेज प्रथा का जिक्र करता है और दहेज प्रथा का जिक्र नहीं करता है और ना ही जौहर प्रथा का जिक्र करता है। उसके अनुसार विधवाओं की दशा अच्छी नहीं थी। फिर उनके राज परिवारों में सती की घटना का भी जिक्र किया है। वह हिंदुओं के पर्व तथा तीर्थ स्थलों का जिक्र करता है। वह अद्वैत चिंतन से अत्यधिक प्रभावित है। वह हिंदुओं का कुछ विचित्र आदतों का जिक्र करता है। अल-बरूनी के विवरण की सीमाएं। अल-बरूनी का विवरण वास्तविक अवलोकन पर कम तथा पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक आधारित है, इसलिए यह यथार्थ की तुलना में योग के आदर्श से ही अधिक प्रतिबिंबित करता है। अल-बरूनी के विवरण से तत्कालिक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अल-बरूनी के विवरण में राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र नहीं किया गया है, इतना तक कि इससे महमूद गजनी के आक्रमण का भी विवरण नहीं मिलता है। सबसे बढ़कर अल-बरूनी ने अपने विवरण में क्षत्रिय का जिक्र किया, परंतु राजपूतों का नहीं, जबकि यह काल राजपूत काल है। निष्कर्षतः उपयुक्त सीमाओं के बावजूद अल-बरूनी का विवरण 11वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने भारतीय समाज तथा संस्कृति का विस्तार से चित्रण किया है। भारत के प्रति अपनी अतिरिक्त जिज्ञासा के कारण ही वह एक प्राच्यवादी माना जाता है। एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेख पद्धति की समीक्षा कीजिए। यह गुजरात में कैसे 13वीं शताब्दी के समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। लेख पद्धति का संकलन 15वीं शताब्दी में हुआ था। वह पुस्तक राजकीय लेख है, राजकीय दस्तावेजों के नमूने प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में 12वीं से 13वीं सदियों में गुजरात की स्थिति की झांकी मिलती है। इस दस्तावेज से गुजरात की आर्थिक सामाजिक संरचना पर प्रकाश पड़ता है। जिन विषयों पर समकालीन दानपत्र मौन है, वहाँ लेख पद्धति की महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एक बात में चालुक्य राजवंश अन्य समकालीन राजवंश से भिन्न था। चालुक्य राजाओं ने अपनी सामंतों और उच्च पदाधिकारियों को अनुदान स्वरूप बड़े-बड़े क्षेत्र प्रदान किए और धीरे-धीरे इन पदाधिकारियों की स्थिति भी सामंतों की तरह हो गई। एक तरह से इस सूचना का आधार 12वीं से 13वीं सदियों का चालुक्य दाम्पत्य है, तो दूसरी तरफ लेख पद्धति नामक संकलन। लेख पद्धति ने स्पष्ट किया है कि राजपुत्रों का महत्वपूर्ण दायित्व राजा को सैनिक सेवा प्रदान करना था। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता विभाजित हुई। इस काल में धर्मेतर अनुदान के साथ साथ धार्मिक अनुदान भी दिए गए थे, किंतु धार्मिक अनुदान राज्य की संरचना को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित नहीं करता है जितना धर्मेतर अनुदान। धर्मेतर अनुदानों की चर्चा या तो गुप्तकालीन स्मृतियों में मिलती है या फिर लेख पद्धति नामक ग्रंथ में। भूमि अनुदान ने कृषि की संरचना को भी प्रभावित किया। यद्यपि मध्यस्थ और बिचौलियों के द्वारा सिंचाई के विकास के लिए भी काम किया जाता था। यहाँ सिंचाई का एक साधन सीढ़ीदार कुएं थे, किंतु लेख पद्धति से हमें मध्यस्थों की एक श्रेणी की भूमिका भी मिलती है, जिनकी मौजूदगी से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि 10वीं सदी के बाद वाणिज्य व्यापार का उत्थान देखा गया, जबकि तटीय क्षेत्रों में मुद्राओं का प्रचलन पहले से ही बना हुआ था। लेख पद्धति नामक पुस्तक से भी ये ज्ञात होता है कि वाणिज्य व्यापार में मुद्राओं का प्रचलन बना रहा था। फिर इस पुस्तक में हमें व्यापार और टकसाल की देखरेख करने वाले विभागों की भी सूचना मिलती है।
इसी पुष्टि चालुक्य राज्य के अभिलेखनीय प्रमाणों से भी होती है। इस प्रकार की लेख पद्धति 13वीं-15वीं शताब्दी के बीच के काल में यह पश्चिम भारत के आर्थिक और सामाजिक इतिहास जानने का मुख्य साधन है। अरबों की सिंध विजय एवं प्रभाव और महत्व। सिंध पर अरब आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि 8वीं सदी में ही तैयार हो गई थी, जब अरब व्यापारियों का संपर्क मालाबार तट से हुआ था। रोमन व्यापारियों के विपरीत इसने मालवा तट पर स्थायी रूप से व्यापार करना प्रारंभ किया। इन्हें स्थानीय शासकों एवं सामान्य जनता की सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त था। स्थानीय शासकों द्वारा इन्हें व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए भूमि प्रदान करने के साथ साथ अन्य व्यापारिक सुविधाएं भी दी गई थी। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वे थाना, देवल, खंभात, सोपारा और मालाबार के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। 6वीं-7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय और इसके तीव्र प्रसार ने अरबों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला दिया। अब इसका अंतिम लक्ष्य राजनीतिक प्रसार हो गया। भारत पर आक्रमण की सूचना कतिपय राजपूत अभिलेखों में विदादूरी की किताब की पुस्तक किताब फुतुह उल बलदान तथा फारसी ग्रंथ चर्चाओं में मिलती है। यहाँ से ज्ञात होता है कि मोहम्मद पैगंबर के काल में ही इस्लामिक शक्ति का प्रसार आरंभ हो गया था। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के 8 वर्ष की अंदर ही इस्लामिक शक्ति ने सीरिया, मिस्र पर कब्जा कर लिया। फिर 640 से तथा 709 ईस्वी के बीच एशिया, यूरोप, अफ्रीका में एक वृहद इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई। परंतु भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों की तुलना में भारत में बहुत ही कड़ा प्रतिरोध दिया। अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत की जिस समृद्धि की चर्चा अरब जगत में पहुंची थी, उसमें भारत विजय के लिए अरब शासकों को प्रेरित किया। इसमें भारत का मूर्ति पूजक देश होने के तथ्य ने धार्मिक रूप से प्रेरक का काम किया तथा भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इन आक्रमणों के लिए आधार भूमिका कार्य किया। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, अरबों के आक्रमण का भारत में कड़ा प्रतिरोध हुआ। लगभग 90 वर्ष तक अरब शक्ति भारत में पांव जमाने के लिए प्रयत्न करती रही। अंत में अरब के गवर्नर अल-हज्जान ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध विजय के लिए भेजा। इसके लिए यद्यपि कारण बताया गया कि कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा चीन से आ रहे शाही अरबी जहाज को लूट से बचा सकने में दाहिर की असफलता तथा उसके बदले दाहिर द्वारा मुआवजा देने से इनकार करना। परंतु गहराई से पर्यवेक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि भले ही यह सिंध विजय का तत्कालिक कारण हो सकता है, परंतु सिंध विजय के तत्कालिक कारण अरब शक्ति की धन लोलुपता ही थी। मोहम्मद बिन कासिम के लिए सिंध विजय का काम तत्कालिक परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत आसान हो गया, किंतु सिंध का तत्कालिक शासक दाहिर एक कुशल सेनापति नहीं था। अंततः उसने कुछ महत्वपूर्ण सैनिक भले ही भूले कि दूसरे सिंध उस समय उत्तराधिकार के विवाद तथा गृह कलह के कारण भी विभाजित था। तीसरे सिंध के शासक दाहिर का पिता चच एक वैध शासक नहीं था। अंततः उसे राजा का जनता का समर्थन भी नहीं प्राप्त था। सिंध विजय भारत में इस्लामी शक्ति की पहली सफलता थी, तथापि वे भारत के मुख्य भूमि पर अपना प्रसार करने में असफल रहे, क्योंकि इस समय केंद्रीय भारत में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां काफ़ी प्रबल थी, जैसे कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट और चालुक्यों ने उसके प्रसार को नियंत्रित कर दिया। यही वजह था कि सिंध विजय के परिणामों के मूल्यांकन में इसे राजनीतिक रूप से महत्वहीन करार दिया गया। परंतु
परंतु सिंध विजय को बिल्कुल ही महत्वहीन करार देना उचित नहीं जान पड़ता है। यद्यपि यह सत्य है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप की तरह भारत में एक साम्राज्य बनाने में असफल रहे, परंतु हाँ, उनके इस कदम के निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक परिणाम सामने आए हैं। प्रथम, अरब शक्ति को पीछे धकेलने के कारण ही गुर्जर, प्रतिहार, चालुक तथा राष्ट्रकूट शक्ति ने वैधता प्राप्त की। दूसरे, अरब ने भारत के संदर्भ में उदार धार्मिक नीति अपनाई। उन्होंने इस्लाम धर्म तथा इस्लामी राज्य के मध्य के अंतर को बनाए रखा तथा अरबों की इस उदार धार्मिक नीति ने परवर्ती काल के मुस्लिम शासकों को भी प्रेरित किया। आगे तुर्की शासकों को धर्म एवं राज्य के संबंधों को लेकर एक बना बनाया मॉडल मिल गया। भारत पर अरब विजय का सांस्कृतिक दृष्टि से ज़्यादा गहरा और व्यापक प्रभाव महसूस किया गया। अरब शासकों की परंपरा उदार शासकों की परंपरा रही थी। भारत पर अरब विजय का सांस्कृतिक दृष्टि से ज़्यादा गहरा और व्यापक प्रभाव महसूस किया गया। अरब शासकों की परंपरा उदार शासकों की परंपरा रही थी। अब अरब लोग धर्म के मामले में उदार थे। अरबी खलीफा अल मोमीन हारून अल रशीद ने अपने दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को संरक्षण दिया। उसने बगदाद में एक बैत उल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम अथवा अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें भारत सहित अन्य सभ्यताओं के अध्ययन तथा उसके ग्रंथ की अनुवाद की व्यवस्था थी। इस विभाग में अनेक संस्कृत ग्रंथों का यथा सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र तथा ज्योतिष वेदांत अरबी में अनुवाद हुआ। आगे चलकर पंचतंत्र ने ही पश्चिमी कहानी संग्रह एसप को आधार प्रदान किया। अरब लोगों ने पूर्व तथा पश्चिम विश्व के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित दिया। अरब लोगों ने ही पश्चिम विश्व को भारतीय गणित की ज्ञान से परिचित कराया। इस्लाम के अंतर्गत सूफी धर्म के विकास में भारतीय बौद्ध चिंतन का भी प्रभाव माना जाता है, जो कि अरब विजय का ही परिणाम था। अरब शक्ति की स्थापना के पश्चात कई सूफी संत पंजाब, सिंध, दक्कन के एक बड़े क्षेत्र में फैल गए और फिर उन्होंने धर्म एवं सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का भरपूर लाभ भारत नहीं उठा सका, क्योंकि उस समय भारतीय कुलीन वर्ग की दृष्टि संकीर्ण एवं अंतर्मुखी हो गई थी। इस प्रकार अरबों की सिंध विजय ने दूरगामी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव उत्पन्न किए। भारत में अरब शक्ति की सफलता के कारण की व्याख्या कीजिए। इसके प्रभाव। सिंध विजय भारत में इस्लामी शक्ति की पहली सफलता थी। सिंध विजय की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हुए, किंतु राजनीतिक प्रभाव की तुलना में सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित ही अधिक व्यापक रहा। अरबों ने पश्चिम विश्व में भारत के सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभाई। चचनामा, फतहनामा के फारसी अनुवाद तथा अल-बिलूदुरी के ग्रंथ फुतूह अल-अब्दान से सिंध विजय की सूचना मिलती है। अपनी स्थापना के दिनों से ही इस्लामी शक्ति प्रसार की ओर उन्मुख थी। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के 8 वर्ष के अंदर ही मिस्र और सीरिया पर इस्लामी शक्ति का कब्जा हो गया। फिर 640 तथा 709 ईस्वी के बीच इस्लाम ने पश्चिम यूरोप तथा अफ्रीका के एक भाग पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। इस प्रकार एक बड़े इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई, किंतु भारत में इस्लाम की सफलता के लिए लगभग 90 वर्षों का अंतर करना पड़ा। इस प्रकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप की तुलना में भारत ने एक लंबे काल तक अरब शक्ति का प्रतिरोध किया। अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में सफलता मिली। वह अरब के गवर्नर अल-हज्जाज का दामाद था तथा उसे अल-हज्जाज ने सिंध शासक दाहिर को दंडित करने के लिए भेजा था, परंतु वस्तुतः अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण सिंध के पास अरब सागर में एक ऐसे
एक ऐसे जहाज को लूट लिया जाना बताया गया जो खलीफा के लिए उपहार लेकर जा रहा था। फिर सिंध के शासक दाहिर के द्वारा मुआवजा की राशि देने से इनकार करने पर अरब शक्ति क्रुद्ध हो गई। किंतु इस आक्रमण का वास्तविक कारण धन लोलुपता थी। यह लोलुपता अरब शक्ति से पूर्व तथा उसके बहुत बाद तक पश्चिम शक्तियों को आकर्षित करती रही। फिर अरबों के लिए सिंध विजय का काम अपेक्षाकृत आसान हो गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, सिंध का शासक दाहिर एक योग्य सेनापति नहीं था, उसने कुछ सैनिक भूलें कर दी। दूसरे, दाहिर का पिता चच एक वैध शासक नहीं रहा था, वरन एक हड़प करता था। अंततः सिंध के लोगों का समर्थन दाहिर को प्राप्त नहीं था। सिंध विजय के परिणामों पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि इसके महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम हुए। आरंभ में इसे एक राजनीतिक दृष्टि से परिणामविहीन घटना करार दी गई थी, किंतु विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसके कुछ निश्चित परिणाम सामने आए। यद्यपि यह सही है कि अरब शक्ति महज भारत के एक दूरवर्ती क्षेत्र सिंध में ही सिमट कर रह गई थी। जब उसने भारत की मुख्य भूमि पर प्रसार करने का प्रयत्न किया, तब पूरब की तरफ इसके प्रसार को गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा चालुक्य शक्ति आदि ने इसे रोक दिया। किंतु यह भी सत्य है कि अरब आक्रमण को विफल बनाकर ही भारत में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा चालुक्य जैसी शक्तियों ने वैधता प्राप्त की। फिर यह अपने आप को कोई अकेली घटना नहीं थी वस्तुतः, क्योंकि मध्ययुगीन यूरोप में भी कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस्लामी शक्ति के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर अपने राजवंश को पहचान दिलाई। अरबों ने इस्लामी राज व्यवस्था की व्याख्या भारतीय परिस्थितियों के अनुसार की तथा इस्लाम धर्म एवं इस्लामी राज्य के बीच एक प्रकार का अंतर बनाए रखा। दूसरे शब्दों में उसने मूर्ति पूजकों को भी जिम्मी का दर्जा देकर जजिया कर के बदले सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया। आगे तुर्कों को अरबों से राजत्व का एक बना बनाया मॉडल प्राप्त हो गया। इस प्रकार भारत में इस्लामी राज्य का आधार निर्मित हुआ, किंतु राजनीतिक प्रभाव की तुलना में सांस्कृतिक प्रभाव कहीं अधिक रहा। अरबों ने पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में सेतु का काम किया। यद्यपि भारत अपनी कूपमंडूकता के कारण इस आदान प्रदान से लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि यही वह काल है जब भारत में स्मृतिकार ये घोषित करते हैं कि जहाँ मुंज घास पैदा नहीं होती और काले हिरण विचरण नहीं करते हों वहाँ दूजों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। किंतु पश्चिमी विश्व को इसका इतना अधिक लाभ मिला कि 16वीं सदी में होने वाले यूरोपीय पुनर्जागरण में भी इसकी अप्रत्यक्ष भूमिका रही। इस काल में अल-मोमिन तथा हारून उल रशीद जैसे उदार खलीफा आए, और फिर यही काल है जब बैत उल हिकमत अनुवाद विभाग की स्थापना हुई तथा महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। अरबों के माध्यम से पश्चिमी विश्व में भारत से अंकमाला, शून्य तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया है। अरबों के माध्यम से पश्चिमी विश्व के लोगों ने बीज गणित के क्षेत्र में भी जानकारी प्राप्त की। यूरोप में प्लेटोवाद तथा पश्चिमी एशिया में सूफी चिंतन के विकास में भी भारतीय चिंतन का प्रभाव माना जा सकता है। सिंध विजय के पश्चात बहुत से सूफी संत भारत में पंजाब, सिंध और अन्य क्षेत्रों में स्थापित हो गए। फिर इन संतों के द्वारा इस्लाम का मानवीय चेहरा प्रस्तुत किया गया।